जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस धमाकेदार वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में आपका क्लास 12th विषय हिंदी हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023 का 2 मार्च का रियल क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है। और यदि आप ये पूरा पेपर कर लेते हैं तो पूरे आप यहाँ पे 80 में से 80 नंबर हिंदी के पेपर में कर सकते हैं। पूरे आपके 23 क्वेश्चन होंगे और इसके साथ 3 घंटे समय का आपका पेपर होगा। मैंने आपका पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको दे दिया था, यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। आपको A to Z क्वेश्चन आपको रट कर जाना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इस पेपर में सबसे पहले आपका आता है सही विकल्प वाले क्वेश्चन। तो 6 अंक के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। इनमें से देखिए मैंने आंसर आपको दे दिया है पिछले वाला वीडियो में, लेकिन एक बार आपका यहाँ पे रिवीजन करवा दे रहा हूं। अगर आंसर की बात करें, देखिए वीर गाथा काल का प्रसिद्ध आपका रचना क्या है, तो आंसर आपको यहाँ पे पृथ्वीराज रासो करना है। कहानी का पहला तत्व क्या होता है, आंसर आपको यहाँ पे कथानक करना है। तीसरा क्वेश्चन, किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना आने की सूचना देती है, आंसर इंदर सेना। और मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था, उसका आपका आंसर हो जाएगा अली नवाज होगा। और इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन का आंसर की बात करूं, देखिए यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन, किसके अंकुर फूटते हैं, आंसर आपको यहाँ पे शब्द के करना है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है भारत में पहला छापा खाना कब खुला, आंसर गोवा करना है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, विरोध न होते हो जहाँ पे विरोध का आभास हो उसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार कहते हैं। राम शक्ति की पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अत्यंत चर्चित कविता है। और बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का आपका हिंदी रूपांतरण है। उमाशंकर जोशी का उपनाम वासुकी था। और इसके बाद देखिए रेडियो नाटक में आपका क्या नहीं होता, दृश्य आपके नहीं होते हैं। इसके बाद आपका लिखा है रेडियो नाटक आपका कैसा होता है, तो दृश्य आपका नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण आपका एक तकनीकी शब्द है। इसके बाद आपके सही जोड़ी आते हैं, इससे एक बार देख लो। सभी के आंसर आपके लिखे गए हैं, साथ में आपके एक वाक्य में उत्तर दिया गया है। इनका भी आंसर आपका यहाँ पे दिया गया। देखिए कवि ने अपने बीज खेत में कौन सा बीज बोया, तो आपका शब्द रूपी बीज होगा। विपरार्थक शब्द आपका कैसा आपका युग्म होता है, तो देखिए आपको आंसर यहाँ भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आपका जैसे आकाश और पाताल हो जाएगा। और इसके बाद आपके सभी के आंसर आपको दिए गए। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं, तो अखबार की आवाज कहते हैं। और आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता है, तो पाठशाला जाने ठीक है के लिए। और इसके बाद देखिए सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार में लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है, उसे कहते हैं भाव पल्वन कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो अपनी माता के आने की प्रत्याशा में। इसके बाद आपका देखिए सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार देख लो। सभी के आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ तो आज का इस वीडियो में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 से लेकर पूरे आपके यहाँ पे 23 तक के आंसर देने वाला हूँ। चलिए फटाफट इनके आंसर देखते हैं। दोस्तों, क्या आप भी कक्षा 10वीं व 12वीं के एमपी बोर्ड परीक्षा 2023 के 101% रियल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी 10वीं के लिए, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत तथा 12वीं में साइंस ग्रुप आर्ट्स ग्रुप, यानी कि एक ही कोर्स में सभी सब्जेक्ट के रियल पेपर परीक्षा से पहले ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसमें आपको 101% असली पेपर संपूर्ण हल के साथ दिया जाएगा। साथ ही में आईएमपी स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। और साथ ही में आपको हमारे द्वारा ऐसे मॉडल पेपर दिए जाएंगे जिसके यदि आप तैयारी करते हो तो आप परीक्षा में 80% से ऊपर आप स्कोर कर सकते हो। ऑफर के कारण आपको यह कोर्स मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। और ये ऑफर केवल 25 फरवरी तक है, बाद में इसकी फीस 500 रुपये कर दी जाएगी। आप यदि इसका एक कोर्स खरीदते हो तो साथ में आपको 2 कोर्स फ्री में दिए जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड करने की लिंक, पेड बैच को ज्वाइन करने की लिंक, और यदि आप समझना चाहते हो कि आपको पेड बैच किस तरह खरीदना है, तो तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। फटाफट आप भी जाइए, फटाफट से आप इसे बाय करिए और टॉपर बन जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6 लिखा है, भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के आपके 2 आपको विशेषताएं बतलाना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो भक्ति आपका यहाँ पे काल की बात कर रहा है। तो भक्ति काल में देखिए
तो देखिए आपको आंसर सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे भक्ति काल में आप जाओगे तो आपका इसका देखिए 1375 से लेकर आपका 1700 तक का आपका यहाँ पे भक्ति काल होता है। और इसमें आपके दो शाखा होते हैं, देखिए ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी निर्गुण में, और सगुण में आपका होता है रामाश्री और आपका यहाँ पे कृष्ण आश्रय होता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे निर्गुण प्रेम मार्गी का। तो निर्गुण प्रेम मार्गी देखिए आपका यहाँ पे ये लिखा है निर्गुण शाखा की विशेषताएं। तो देखिए पहला आपका हो गया ज्ञानाश्रय की विशेषताएं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, दूसरा आडंबर का खंडन, तीसरा मूर्तिवाद का विरोध, चौथा गुरु महिमा का बखान, पांचवा को सदुपयोगी भाषा, और प्रेमाश्रय का हो जाएगा देखिए आपका यहाँ पे आत्मा को प्रेमी पर परमात्मा को नायिका बताया गया है। तो आप इनको आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल आपका दिक्कत नहीं है, आपको 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका निर्गुण का हो गया ना, तो निर्गुण प्रेम मार्गी का, तो प्रेम मार्गी आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रेम मार्गी का आंसर आपको ये वाला करना है, आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को नायिका बताया, प्रेम कथा का आधार, गुरु की महत्व, हठ योग की साधना, और नए प्रतीकों का प्रयोग। आप यहाँ पे कर दी रचनाएं कौन कौन से, देखिए मलिक मोहम्मद जैसी आपके निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के यहाँ पे कवि हैं, आप इसे कर लीजिए। साथ में आपको यहाँ पे देखिए इसके बाद क्वेश्चन प्रतिवाद कविता के आपको यहाँ पे 2 आपको विशेषता बतलाना है। तो अगर मैं बात करूँ देखिए आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में आपका आप यहाँ पे आता है आपका छायावाद। तो अगर आपसे छायावाद की विशेषता पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह और व्यक्तिवाद की प्रधानता। आप ये 2 पॉइंट छायावाद का याद कर लीजिए, क्योंकि आपके अलग अलग सेट पर जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस पेपर में यदि आपका प्रतिवाद का आया हुआ है तो आपको अन्य सेट पर आपको यहाँ पे जरूर आपको यहाँ पे छायावाद भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसे याद कर लो। साथ में इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे छायावाद के प्रमुख कवि के नाम भी आपको याद करना पड़ेंगे। तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, जासुमनी। तो जा से आपका होगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, सु से आपका होगा सुमित्रा नंदन पंत होगा, मा से महादेव वर्मा, और नी से आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी आपका रचना याद कर लीजिए, कामायनी लहर, और आपका सुमित्रा का आपका पे हो जाएगा बीड़ा पल्लव, और सूर्यकांत का आपका पे परिमल अनामिका गीतिका, और महादेवी का देखिए निहार रश्मि निर्जा। तो आप इसे याद कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रतिवाद की बात कर रहा है, तो प्रतिवाद देखिए 1936 से लेकर आपका 1943 तक आपका ये काल था, और इसमें आपका विशेषता बात कर रहा है। तो देखिए पहला यथार्थ का चित्रण और रूढ़िवाद का प्रयोग, आपका विरोध। आप इसे याद कर लीजिए, 2 पॉइंट आपके यहाँ पे विशेषता हो जाएंगे। अगर बात करें आपसे कोई क्वेश्चन में अगर आए कि प्रतिवाद के कवि और उनकी रचनाएं करिए, तो कर दीजिए रामधारी सिंह दिनकर का देखिए कुरुक्षेत्र, और आपका यहाँ पे रश्मि रथी होगा, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो जाएगा कुकुरमुत्ता, और आपका तुलसीदास। आप इन्हें जरूर याद करो। शिवमंगल सिंह सुमन का देखिए प्रलय और सृजन हो जाएगा, और साथ में आपका सुमित्रा नंदन पंत का होगा आपका गुंजन होगा, ठीक है, इसे याद करिए। और इसके बाद देखिए आपको कुछ चीजें और याद करना है। प्रयोगवाद, अगर आपसे प्रयोगवाद का काल पूछा जाए तो 1943 से लेकर 1950 तक होगा, और इनमें आपको 2 आपको विशेषताएं आपको याद करना पड़ेगा। आप एक याद कर लीजिए, यहाँ पे देखिए उपमानों की नवीनता याद कर लीजिए, है ना, यानी प्रतीकों का आपका चिन्ह यूज किया गया। साथ में आपका यहाँ पे देखिए अति बौद्धिकता, या फिर आपका घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। आप ये भी 2 पॉइंट याद करिए। और इनके कवि की बात करें तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, इनकी रचना है बाबर अहेरी, इत्तलम भी एक आपका है, और आंगन के पार। और गजानन मानव मुक्तिबोध का देखिए चांद का मोटेढ़ा है, आप इन्हें जरूर पढ़िएगा। साथ में आपको नई कविता का अगर क्वेश्चन पूछे तो आधुनिकता का अभिव्यक्ति, शिल्पगत नवीनता, आप इन्हें पढ़िए। साथ में आपको इनकी रचनाएं देखिए दुष्यंत कुमार का साय में धूप, एक कंठ बिस्पाई, और धर्मी भारती का अंधा युग, और आपका पे कनुप्रिया। गजानन मानव मुक्तिबोध का आप याद किए होंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है, और भवानी प्रसाद मिश्र का आपको यहाँ पे गीत फरोश हो जाएगा, तो आप इसे भी याद कर लो। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, आप भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, आप ये क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। इस क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां लिखा है, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। तो 2 अंक का क्वेश्चन है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको सिंपल सा देखिए आपको आंसर लिखना है, रचना के संदर्भ में अंधड़ विचारों की आंधी और बीज एक आपका विचार है, और आगे आपका लिखना चाहते हैं आंसर, इसे आप देख लो, आंसर रख लो, या फिर आप परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन से भी आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए संसार में कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, और इसी में आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर। आप देखिए संसार में सुख और दुख दोनों रहता है, यहाँ रहकर हमें अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, कष्ट निराशा लाते हैं। आप पूरा आंसर देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, इन पर कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल पैदा करना चाहिए। आपको पूरा आंसर यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका लिखा गया है, संकलन त्रय क्या है, और जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर पूछा गया है। तो देखिए आपको आंसर लिखना है कि संकलन त्रय नाटक एकांकी के क्षेत्र में 3 नाट्य
अवंत्यो काल, स्थान और कार के लिए प्रयुक्त आपका परिभाषिक शब्द है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, भाषा शैली आपके देखिए आपके तत्व है, ठीक है। कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, संवाद है, देश काल है, भाषा शैली है, उद्देश्य और अभिनेता, संकलन त्रय एकांकी नाटक के प्रमुख आपके तत्व। मात्र आपको आंसर इतना ही करना है, आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अथवा जीवनी और आत्मकथा में आपको दो अंतर बताना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखिए आपका आईएमपी क्वेश्चन है 2022 में आपका आया हुआ है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। देखिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपको जो आपका क्या होता है, जीवनी क्या होता है ना, हमेशा दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लेखक क्या है, लिखता है, ठीक है। और आपके आत्मकथा क्या होता है, आत्मकथा मतलब आपका स्वयं का कथा, तो आपका लेखक स्वयं की कहानी लिखता है, उसे कहते हैं आत्मकथा। और लेखक द्वारा तथ्यों पर आधारित होता है और लेखक के विचारों और भावनाओं पर यह आपका आधारित होता है। जीवनी देखिए वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा आपका यहाँ पे कथात्मक शैली में होता है। और एक आपको याद करना है, नाटक और एकांकी में अंतर याद करना है। देखिए नाटक में आपके अनेक अंग होते हैं और एकांकी में आपका एक अंग होता है। नाटक मुख्य कथा में आपका गौड़ कथाएं होते हैं और इसमें आपका एकांकी में एक ही कथा होता है। इसके साथ देखिए नाटक में कथानक में फैलाव और विस्तार होता है और एकांकी। देखिए एक क्वेश्चन आपको ये याद करना पड़ेगा, कहानी और उपन्यास में अंतर। देखिए कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है और उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। कहानी का क्षेत्र आपका सीमित होता है और उपन्यास का क्षेत्र आपका यहाँ पे व्यापक होता है। और कहानी में पात्रों की संख्या कम होता है, उपन्यास में आपका ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और होता है, कौन सा होता है, देखिए रेखा चित्र आपका और संस्मरण में अंतर। तो आप एक बार इसी पे अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट कर लो। इन क्वेश्चन को आपको रेडी करके जाना है क्लास 12th के लिए। आपका यहाँ पे सारे आपके हर एक क्वेश्चन आपके मोस्ट आईएमपी है, इन्हें रट लो। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लिखा है, ढोलक की आवाज़ पर पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो अगर मैं इसके आपके आंसर की बात करूं तो चलिए आपको आंसर यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको आंसर यह मिल जाएगा, ढोलक की आवाज़ सुनकर लोगों को प्रेरणा तथा सहानुभूति मिलती थी। मृत्यु के भय से आक्रांत लोग अर्धचेतन अवस्था में पड़े मिले। और इसके साथ देखिए जिंदगी से हारे लोग ढोलक की आवाज़ से उठते थे। रात की विभीषिका उन्हें आक्रांत नहीं कर पाती थी। जब तक ढोलक बजता था उनकी अश्रु से भरी आंखें उन्हें सुनकर चमक उठती थी। मृत्यु का भय इस आवाज़ से चला जाता था और जीवन का संचार होता था। आप आंसर यहाँ पे ये कर लीजिएगा। देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद आपको हम नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और उसका आंसर आपको मिलेगा। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मत दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको ये मिल जाएगा। आंसर देखिए, लेखक के मतानुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा यह है कि जिसे किसी इस प्रकार की स्वतंत्रता देना वह अपना व्यवसाय चुन सके। इसका सीधा अर्थ दास्ता से जकड़ कर रखना होगा। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता पर नहीं कही जा सकती है। दास्ता में वह स्थिति भी शामिल है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता था। यह स्थिति कानूनी पराधीनता से आपका होने पर भी पाई जा सकती थी, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका लिखा है, निम्नलिखित आपका मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखिए खून के घूंट पीना या फिर पहाड़ टूटना। अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो आप आंसर यहाँ पे सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब होता है देखिए खून का घूंट पीना, क्रोध को अंदर ही अंदर सहना। वाक्य में प्रयोग करना है, उसने इतनी जल्दी जली कटी सुनाई कि वह तो खून का घूंट पीकर रह गया। आपको ये करना है। इसके बाद लिखा है देखिए पहाड़ टूटना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा देखिए सिंपल तरीके से है, इसमें लिख सकते हैं अचानक भारी मुसीबत आ पड़ना। और वाक्य में प्रयोग देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, राम पर इतने दुखों को पहाड़ टूट पड़े हैं कि अब वह सुख होता क्या भूल गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बैर क्रोध आचार्य मुरब्बा है। इसका आपको भाव पलवन करना है। तो कैसे करना है भाव पलवन, देखिए आपको आंसर ये मिल जाएगा। आपको सिंपल तरीके से आंसर आपको करना पड़ेगा। यदि क्रोध आम है तो बैर आपका अचार है। जिस प्रकार आम की अपेक्षा उसका अचार अधिक टिकाऊ होता है, उसी प्रकार वैर क्रोध स्थायी या फिर टिकाऊ रूप है। जो क्रोध तत्काल प्रदर्शित होने से आपतित समय आने पर कुछ काल बाद प्रदर्शित हो पाता है, उसे वैर कहते हैं। यह आपका तत्काल प्रदर्शित होना क्रोध कहलाता है। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन आता है 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो कहानी और नाटक में आपको समानता देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। तो आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। समानता देखिए, कहानी का बिंदु कथानक होता है और कहानी एक देखिए, और नाटक में होता है इसका बिंदु आपका कथानक होता है
केंद्र बिंदु कथानक, और इसमें आपका देखिए कहानी में एक कहानी होता है और आपका यहाँ पे नाटक में भी आपका यहाँ पे एक कहानी होता है। समानता की बात कर रहा है तो समानता मतलब आपका दोनों समान होगा, कहानी में पात्र होते हैं और इसमें भी नाटक में देखिए पात्र होते हैं, यानी आपका सब कुछ सेम होगा। आप यहाँ पे देख लो पॉइंट आपके 9 लिखे, जितने आपको याद हो सके आप इसमें समानता याद कर लीजिए। साथ में आपका यहाँ पे ये वाला है तो दोनों पॉइंट आपका सेम होगा, आपको इस प्रकार से आपको समानता बतलाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन, इसमें आपको साहित्य समाज का दर्पण है, इसका आपको भाव पलवन करना है। तो अगर आपको इसका करना है तो देखिए भाव पलवन आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर ये मिल जाएगा। देखिए साहित्य समाज का दर्पण है तो लिख दीजिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण में समाज की हर छवि, हर भंगिमा प्रतिबिंबित हुआ करती है। आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है। देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ तक आपको मिल जाएगा, लास्ट आंसर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14वां। देखिए स्वयं कविता रच लेता है, आत्मविश्वास, लेखक के मन में कैसा भाव आपका पैदा हुआ? सिंधु सभ्यता साधन और संपन्न थी, उस पर भव्यता का आडंबर नहीं था, यह कैसे आपका हुआ? देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आंसर देखिए क्वेश्चन आपका है स्वयं कविता रच लेने से आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसा पैदा हुआ। आंसर लिखना है आरंभ में शोध लेंगे करके उनकी प्रतिभा को निखारने में उसकी सहायता करते हैं और नायक को उस समय कवियों के बारे में बताते हैं जिसके लेखक के मन में कवियों के प्रति संदेश समाप्त हो जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। इस प्रकार स्वयं कविता रच लेना आत्मविश्वास पैदा करता है। और इसके साथ आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखिए ये क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। तो पूरा आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। मोहनजोदड़ो शहर का व्यवस्थित ढांचा, मकानों की बनावट आदि में पहले दर में यह बात सामने आती है कि वहाँ की सड़कें बनावट सीधी और सादी थी। पूरा आंसर कर लीजिए, ये आपका पूरा आंसर होगा। 2 नंबर के हिसाब से आप यहाँ पे आंसर यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन छूट गया था रेडियो नाटक में संवाद का महत्व। तो अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो देखिए आपका आंसर ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपका ये मिलेगा। देखिए यहाँ पे नाटक में संवादों का महत्व क्या होता है, तो आप इसका भी आंसर देखिए। आंसर नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम संवाद होता है। नाटक के लिए रोमांच, तनाव, रहस्य, उत्सुकता और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य है। इसके लिए नाटक के पात्रों का आपस में संवाद होना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए आता है यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आप लीजिएगा मिट्टी से निर्मित वस्तु का विज्ञापन। तो अगर मैं इसका आंसर करूँ तो देखिए आप इसको आंसर कर सकते हैं। विज्ञापन आपको बनाना है क्रिकेट खेलने पर ऊपर 2 मित्रों के मध्य संवाद कैसे लिखना है, आप इसे खुद से कर सकते हैं। 2 मित्र हैं, क्रिकेट खेलने गए हैं, तो कैसे खेलेंगे, एक बॉल करेगा और एक बैटिंग करेगा, तो उन्हीं के मध्य आपको संवाद कर लेना है। और सबसे आपका IMP है यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन 16, हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय का काव्यगत विशेषता करना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो देखिए आपने यहाँ पे देख ही लिया है सिंपल तरीके से। आपको देखिए गोस्वामी तुलसीदास का है, शमशेर बहादुर का है और हरिवंश। तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको हरिवंश राय बच्चन और कुंवर नारायण और आपको रघुवीर सहाय। देखिए इस पेपर में आपका 2 आया है, रघुवीर सहाय और आपका क्या लिखा है, हरिवंश राय बच्चन। इनका याद करिए। अगर मैं बात करूँ इनका, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है सिंपल तरीके से लेखक परिचय में आपको यहाँ पे याद करना है, वो आपको याद करना। देखिए पहला आपका यहाँ पे लिखा है जयनंद कुमार, है ना, लेकिन आपका इससे पूछा गया, आप इनको जरूर पढ़िएगा। जयनंद कुमार का देखिए 2 रचनाएं, परख, सुनीता, फांसी आपका दिया गया है, भाषा और शैली दिया गया है, साथ में आपका पे साहित्य में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसमें आपका पेपर में आया हुआ है महादेव वर्मा का। तो महादेव वर्मा के बारे में आपको 2 रचनाएं देखिए, निहार, निर्जा और रश्मि, आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ देखिए आपको इसके अलावा आपको यहाँ पे भाषा और शैली कैसी थी, देखिए प्रारंभिक कविताएं ब्रजभाषा में थी, आप इन्हें पढ़ सकते हैं पूरा। और इसके बाद आपका लास्ट में आपका साहित्य में स्थान। तो 1947 में महादेव वर्मा जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1956 में पद्म भूषण और मरणोपरांत पद्म विभूषण से उनको भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। आप इसे पढ़ लीजिएगा पूरा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है, इनके अलावा आपका इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पे देखिए आपका ये वाला भी आपका IMP है, कौन सा, फाणेश्वर नाथ रेणु का। 2 रचना देखिए, मैलाचल और प्रतिपदिका था। और इसके अलावा भाषा और शैली कैसी थी, आंचलिक थी। ठीक है, तो कथा साहित्य में गांव की भाषा संस्कृति और वहां के लोक जीवन को
केंद्र में ला खड़ा किया है और आपका साहित्य में स्थान देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इस पेपर में आपका यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया गया है। दो रचना देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा और अशोक के फूल और कल्पलता, आपका ये हो जाएगा। इन्हें पढ़िए, भाषा और शैली पढ़िए, इनकी भाषा परिमार्जित थी, ठीक है। तो आप आंसर याद कर लो और इसके बाद देखिए पूरा करने के बाद आपको यहाँ पे साहित्य में स्थान मिल जाएगा। आप इन्हें कर लीजिए। इतना अगर आपने कर लिया हजारी प्रसाद द्विवेदी का और फणींद्रनाथ रेणु का और इसके अलावा आपका महादेव वर्मा का और आपका जयनंद कुमार, तो आपकी एक भी आपके यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, किसमें आपका यहाँ पे लेखक परिचय जो भी आपका आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, इसके बाद आपका लिखा गया यहाँ पे देखिए 18वां, यहाँ पे आपको इसे छोड़ दीजिए, आप इसे कर सकते हैं। शीर्षक लिखना है और बलिदान कौन देता है, संकटों से कौन नहीं डरते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है। आपका 20वां, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के बारे में आपको यहाँ पे संवाद लिखना है। मेरा विद्यालय में आपको एक अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पर देखिए मेरा विद्यालय के बारे में आपको अनुच्छेद आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो पूरा आंसर आप यहाँ पे देख लो और अच्छे से इसे पढ़ लो। ये आपका पूरा अनुच्छेद आपको जितना चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लगभग आपको 75 शब्दों में लिखना है, ये देखिए। और इसके बाद देखिए, और आप यहाँ पे मात्र आपको 75 शब्दों में एकदम लिखना है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 75 शब्दों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका यहाँ पे मेरा विद्यालय के बारे में एक अनुच्छेद दिया गया है, स्क्रीनशॉट कर लो। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको देखिए इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका ये वाला देखिए काव्यांश का संदर्भ सब प्रसंग से व्याख्या करें। तो आपको यहाँ पे देखिए आपका संदर्भ प्रसंग आपको ये मिल जाएगा और इसके साथ आपका व्याख्या। तो आप यहाँ पे देखिए प्रसंग और व्याख्या आप यहाँ पे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लास्ट में आपको कुछ आपको विशेष यहाँ पे लिख देना है, ये आपका पूरा आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा, सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे करना है। और इसे करने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 में देखिए आपको इसमें परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर बजाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपको जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है। और इसके साथ वाद विवाद में प्रथम स्थान आने पर मृत को बधाई पत्र लिखना है। तो आपको मैं यहाँ पे देखिए इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दे देते हैं, ठीक है। कैसे, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने के लिए जिलाधीश को एक प्रथा पत्र। तो आपको आंसर देखिए इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। प्रति जिलाधीश महोदय उज्जैन, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रथा पत्र। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है, लेकिन नगर में जोर शोर से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। आपको आंसर करना है। लास्ट में आपको यहाँ पे धन्यवाद दिनांक प्रार्थीगढ़ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर, आप अपनी जगह लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। और इसे कर लो। और इसके अलावा आप चाहते हो तो देखिए आपको यहाँ पे मोहल्ले की साफ सफाई के लिए भी एक क्वेश्चन आपको आता है, तो आप इसे भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप रेडी कर सकते हैं। देखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए आपको प्रचार को एक आवेदन पत्र, ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी यहाँ पे बनता होगा, तो आप एक बार देख लेना। और इसके साथ आपको क्वेश्चन एक आता है, देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में आपको यहाँ पे 12वीं की अनुसूचित द्वितीय प्रति मंगाने के लिए, तो आप इसका भी आंसर एक बार जरूर पढ़कर जाना, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए पूरा पेपर कंप्लीट होता है। लास्ट में आपको यहाँ पे एक आपको निबंध लिखना है। तो निबंध में देखिए प्रदूषण कारण और निदान, देखिए जीवन में खेलों का महत्व, खेतों नहीं है आपका खेलों का होगा। और इसके बाद जल ही जीवन है। अब देखिए अगर मैं जल ही जीवन के बारे में निबंध के बारे में बात करूं तो आप कौन सा देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा जल ही जीवन के बारे में। तो आप इसे देखिए पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। आप इसे जरूर लिखिएगा ये पूरा। और इसके अलावा आपका जो एक इसे जरूर पढ़ना है विज्ञान के बढ़ते चरण के बारे में, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा पूरा आंसर और अच्छे से यहाँ पे याद करके जाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम आपको यहाँ पे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर, और उस वीडियो में एकदम गर्दा मचा देंगे। जय हिंद, जय भारत।